हाय गाइस, वेलकम टू दी पॉडकास्ट द अनटोल्ड कनाडा पावर्ड बाय कैनेडियन विंग। सो आज जो हमारे साथ है वो है सिमरन रंधावा, जो कि एक हेल्थ केयर सेक्टर को बिलोंग करते हैं। एंड आई बिलीव बहुत से डाउट होंगे हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोग्राम से रिलेटेड और यहाँ पर उनकी जॉब्स कैसे मिलती है कनाडा में। सो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सिमरन। और बहुत मुश्किल से एक हेल्थ केयर सेक्टर का कोई हमें मिला है जो कि इस फील्ड में और कंटेंट बनाता हो और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए हमारे से। तो और फिर और बताओ आजकल चल क्या रहा है लाइफ में। कुछ नहीं, लाइफ बढ़िया चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइनल सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हो गया है। हाँ। लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है। अभी जस्ट मेरा फर्स्ट वीक है फाइनल सेमेस्टर का। और साथ में फुल टाइम मेरी जॉब भी चल रही है जो मंडे टू फ्राइडे होती है 9 to 5। दैट ओके। इज़ ऑल्सो गोइंग अमेजिंग टू बी वेरी राइट। ऑनेस्ट। एंड लुकिंग फॉरवर्ड की और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। रिसेंटली मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करा है। लाइक सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं मुझे अपना ब्लॉग पेज स्टार्ट करते हुए और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो टच वुड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। सो जॉब कौन सी कर रहे हो अभी वहाँ पर आप? So I'm working as a scheduling coordinator in one of the healthcare company that is here in Toronto, ओके। and मेरा work from home है। सो फुल टाइम जॉब ये आपको मिली कैसे? बिकॉज मोस्टली जब हम कॉलेज कर रहे होते हैं तो सब पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। ऑल्दो वी नो आप 2022 में आए थे और उसके लिए गवर्नमेंट ने मोर देन 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं हम। सो ये मिली कैसे आपको? So जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे यही सेम प्रोफाइल की जॉब डाउनटाउन में एक ऑफिस में मिली थी। वो भी एक हेल्थ केयर कंपनी थी, ओके। बट वो पार्ट टाइम थी। तो आई यूज टू वर्क इन द इवनिंग। अराउंड 4 to 12 की मेरी शिफ्ट होती थी। वीकेंड्स भी मुझे इसमें जाना पड़ता था, लॉन्ग वीकेंड्स एंड एवरीथिंग आई वाज डूइंग देयर। तो मैंने 1 साल वो जॉब करी। एंड देन मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा शेड्यूल बहुत बिजी था, तो मैं मल्टीपल जॉब्स करती थी साथ में। एंड देन मेरे को लगा कि अब मेरे पास फाइनल सेमेस्टर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। मेरी क्लासेस मैनेज हो सकती है ओवर द वीकेंड। सो आई थिंक आई शुड लुक फॉर समथिंग मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम। एंड आई ट्राइड माई लक। एंड जैसे ही मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, एंड बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस था 1 साल का सेम पोजीशन के लिए, अनदर कंपनी ऑफर्ड मी अ फुल टाइम पोजीशन मंडे टू फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। यस। और ये जो स्केड्यूल कोऑर्डिनेटर का जॉब है, मतलब क्या चीज़ होती है? ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन। शेड्यूलिंग कोऑर्डिनेटर इज बेसिकली क्लिनिक्स में भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं और हेल्थ केयर सेटिंग्स में भी होते हैं। ओके। तो हमारा काम होता है शेड्यूल करना, कोऑर्डिनेट करना। सो बेसिकली हम अ कोऑर्डिनेटर जो होम एंड कम्युनिटी केयर सपोर्ट सर्विसेज, दैट इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ओके। गवर्नमेंट पब्लिक है। तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड वो प्रोवाइड करते हैं होम हेल्थ सर्विसेज टू, ऑलराइट। जिसमें 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नर्सिंग एंड PSW, दैट इज़ पर्सनल सपोर्ट वर्कर। वर्कर। तो ये घर घर जाके होती है। तो हम उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, हम क्लाइंट से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं जिनको सर्विसेज चाहिए, या। और हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, और ये सब गवर्नमेंट फंडेड है। सो आई एम ऑलराइट। वर्किंग विद अ थर्ड पार्टी, बट इट्स रिलेटेड बट टू इट्स गवर्नमेंट। बट इट्स अ गवर्नमेंट जॉब काइंड यस। ऑफ थिंग। नॉट अ कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब बट वो थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब यस। से अलाइंड ही है। यस। राइट। सो इसमें क्या बेसिक पे आ जाती है? सो अगर हम बेसिक पे की बात करें तो ये बिगिनर लेवल के लिए वेरी कर सकती है, फ्रॉम स्टार्टिंग एनीवेयर बिटवीन फ्रॉम $40,000 to $50,000 ओके। एवरी ईयर। या। और पार्ट टाइम की भी अगर हम बात करें तो मिनिमम वेज $21 है। तो ऑलराइट। अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें $21 मिल रहा है और घर से काम घर करने से को काम मिल रहा करने है, को मिल रहा है। और अब तुम्हारे ये नौकरी जॉब है। सबसे बड़ी बात सबसे जो ये बड़ी है चीज़ कि क्या? ये नौकरी नौकरी जॉब जॉब है, है। लाइक Tier 1। या। सो तुम्हें PR की कोई टेंशन नहीं है। तुम अभी पार्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम कॉलेज के साथ करते हो, या। तुम्हारा कॉलेज खत्म होते तुम फुल टाइम ले आपके हाथ में सकते हो जॉब उसको। होएगी। राइट। तो $21 इज लाइक अमेजिंग। तुम सेव भी कर लेते हो, तुम्हारा पूरा महीना खर्चा भी चल जाता है, और तुम अपने प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। नाइस। और मतलब आपकी जो सैलरी है वो क्या ईयरली चल रही है इस टाइम या यस, आई पर एम ऑन आवर? एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस। तो सही है, बहुत सही है। और इफ़ आई आस्क लाइक हाउ डज अ डे लुक लाइक एज अ स्केड्यूल कोऑर्डिनेटर फॉर यू? तो व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट? सो आई स्टार्ट एट 9 AM इन द मॉर्निंग। या। तो मैं आराम से उठती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ लैपटॉप के पास जाके बैठना है और अपना लैपटॉप खोलना है। एंड देन आई जस्ट टेल एवरीबडी दैट आई हैव लॉग्ड इन। या। एंड हम कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं कि हाँ भाई कौन क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपडेट रहे। ठीक है। आई एम अ एरिया कोऑर्डिनेटर फॉर ओके। टोरंटो सेंट्रल, ओके। विच इज़ लाइक अ बिग डील। पूरे लाइक जो एरिया भी को जो कोऑर्डिनेट हाँ, करना है। जो टोरंटो सेंट्रल का जो एरिया है उसको मैं संभालती हूँ मेरी कंपनी में। ऑलराइट। ठीक है। तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। सो एनी थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन माई एरिया, गवर्नमेंट हैज़ टू कॉन्टैक्ट मी फॉर ओके। एवरीथिंग। ऑलराइट। ठीक है, कि आपकी कंपनी को हमने ये पेशेंट दिया हुआ है, हाँ इसके पास इसको ये सर्विस मिलनी चाहिए, या। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कंप्लेन कर रहा है, ये आपको चाहिए। इवन आई एक्सेप्ट ऑफर्स, लाइक जैसे कि वो ऑफर भेजेंगे कि हमारे पास ये सर्विस है इस एड्रेस पे, तुम्हें या। तुम्हारे पास क्या
कैपेसिटी है, तुम नर्सेज या PSW भेज सकते हो इस एरिया में। ओके, तो मैं देखूंगी कि मेरे पास कोई भेजने के लिए नर्स या PSW अवेलेबल है, है या नहीं है। एंड देन मैं उनको रिप्लाई करूंगी और फिर मैं एक्सेप्ट करूंगी ऑफर कि हाँ मैं भेज सकती हूँ, एंड देन आई डू इट एंड आई प्रोसेस इट, एंड देन मैं क्लाइंट को भी कॉल करूंगी कि हाँ आपका ये PSW है, मैंने शेड्यूल कर दिया है। दैट्स हाउ इट गोज, एंड थ्रू आउट द डे मैं यही करती रहती हूँ। कुछ कुछ टास्क आते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी सर्विसेज होल्ड पे लगानी है, ये तो वो ओके, होल्ड पे सर्विसेज, या कांटेक्ट करना है होम एंड कम्युनिटी को कि कुछ अपडेट करने के लिए क्लाइंट को, तो वो ये कोऑर्डिनेशन रहती है सारा दिन। बट हाँ, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है शोल्डर पे, क्योंकि इतना बड़ा एक बहुत अच्छी जॉब मैं कर रही हूँ, तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं वर्थ इट हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड लुकिंग फॉर द सेम जॉब दैट आई एम डूइंग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेम प्रोफाइल में हैं जो मैं आज हूँ, और दे हैव ऑलरेडी डन विद देयर एजुकेशन। सो इट गिव्स मी इमेंस प्राइड कि भाई अच्छा मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई हैव टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड आई हैव टू मेक अ डिफरेंस। हाँ, वो भी जब आपका कॉलेज चल रहा है। यस, लोग अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं जिनके कॉलेज ख़त्म हो चुके हैं, वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके पास अभी भी इसी सेक्टर की जॉब नहीं है, और आपके पास ऑलरेडी है। सो वो एक प्राउड मोमेंट है। यस। इंडिया में आपका प्रोफेशन क्या था? सो आई एम अ डेंटिस्ट बैक होम। मैंने अपनी डेंटिस्ट्री बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कंप्लीट करी थी दिसंबर 2020 में। ओके, और उस टाइम पे कोविड स्टार्ट जस्ट हो गया स्टार्ट था, हुआ था, जस्ट हाँ। स्टार्ट हुआ था, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे कि फील्ड में जा सको। तो मैंने जस्ट मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने 6-7 दिन में ही एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन करी थी, जिसमें मैं एज अ डेंटल रिव्यूअर जॉब करती थी। वो US बेस्ड कंपनी थी, और मैं उनके केसेस देखती थी। मेरे पास जितने भी सारे केसेस आते थे, जो भी आता था, उनके डॉक्यूमेंटेशन होती थी, लाइक एक्सरेज, पेरियो चार्टिंग, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है सब डॉक्यूमेंट्स। तो मैं उनको जस्ट असेस करती थी, एंड बहुत बार बिलिंग्स भी करनी होती थी उनकी। तो ये आउटसोर्स था फॉर US बेस्ड कंपनी, और बट इंडिया में था। ओके, तो मैं वो करती थी। मीनवाइल मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली टू बिकम अ जूनियर डेंटल रेजिडेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो मैं डेंटिस्ट्री नहीं प्रैक्टिस करती थी, आई वाज वन ऑफ द फ्रंट लाइन मैं वही वर्कर्स। पूछने वाला था आपसे कि आपने डेंटिस्ट्री करी है तो आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और आप कॉर्पोरेट और इन सब में हो, तो ये इसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? मोस्टली अगर मैं भी हूँ या और कोई भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि अगर डेंटिस्ट्री करिए तो ऑफकोर्स वो प्रैक्टिस करेंगे आइदर किसी हॉस्पिटल के साथ में, और सूनर और लेटर जब उनके पास अपना एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, राइट? सो ये जो अभी आप जॉब बता रहे हो, जो आपने आफ्टर डेंटिस्ट्री ख़त्म करने के बाद करी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट? रीज़न इज़ बिकॉज बहुत लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उनका विजन क्लियर नहीं रहता कि उन्हें किस साइड में जाना है। सो डेंटिस्ट्री के बाद 2 ऑप्शन है, या तो तुम क्लिनिकल में जाओगे या नॉन क्लिनिकल में जाओगे। मैं दोनों करना चाहती थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी मुझे क्या करना है, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लोर्ड बोथ। मुझे जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई बिकॉज इंटर्नशिप जो थी मेरी वो कोविड के टाइम पे थी, तो मैंने घर से करी। तो मैं घर नहीं बैठना चाहती थी। आई वाज लाइक आई वांट टू वर्क, आई वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो मैंने मेरे इंटर्नशिप खत्म होने से 2-3 महीने पहले ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब, एंड मेरे एक सीनियर थे, वो जॉब कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक जॉब के बारे में बताया और मैंने अप्लाई करा, एंड उसके 5-6 स्टेप्स थे। आई वेंट थ्रू ऑल 4-5 स्टेप्स, 4-5 इंटरव्यूज, एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत लोगों को रेफर भी करा उस जॉब के लिए। नॉट एवरीबडी मेड थ्रू इट, ऑनेस्टली दैट्स लाइक वहीं से मेरी शुरुआत हुई कि जब ऐसे अचीवमेंट्स तुम्हें मिलते हैं तो इट तुम्हें अच्छा लगता है, तुम अंदर से बूस्ट अप होते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया, एंड देन मैंने थोड़ा टाइम करा, बट मुझे फिर क्लिनिकल साइड देखना था। अब कोविड था, कोई अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, सब क्लिनिक्स बंद थे, ठीक है, डेंटल चाहे गवर्नमेंट भी नहीं था, इमरजेंसी चल रहा था, बहुत ही रेयर। पेंडेमिक है तो प्रायोरिटी मोस्टली उसी कोविड को ही मिली थी। एग्जैक्टली। तो आपको सब कुछ बस शट डाउन करना ही था। तो इसी के दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रंटलाइन वर्कर एज अ जूनियर रेजिडेंट वर्क करूँ। तो मैं ICU में एज अ जूनियर रेजिडेंट जॉब करती थी विद अ सीनियर रेजिडेंट जो MBBS नहीं, मास्टर्स कर रखी थी प्रॉपर उसने, चाहे मेडिसिन, सर्जरी या एनेस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, मैंने बहुत सीखा उसमें। मैंने इतना लर्न करा, एंड इट गेव मी सो मच रिस्पेक्ट। एंड वो मैंने थोड़ा टाइम करी क्योंकि कोविड का वेव थी, जैसी वो गई तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल थी, तो आई डिड नॉट डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट देन अगेन मैंने कोशिश करी कि मैं गवर्नमेंट में घुसूँ प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए, जो नहीं हो पाया। एंड देन आई डिसाइडेड टू कम टू कनाडा। और कैसे डिसाइड किया आपने लाइक कनाडा आने का, और किस तरीके से, इसके पीछे स्टोरी क्या है कनाडा आने की, और कैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया? ओके, सो मेरी कनाडा आने के पीछे एक ये स्टोरी है कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना था।
एजुकेशन और प्रोफेशन दोनों के बेसिस पे। हाँ। तो मैं इसी रीज़न से यहाँ पर आई। और जब मैं आई तो मुझे रिसर्च करना था। मेरे कुछ सीनियर्स थे और बहुत लोग थे जो यहाँ पर डेंटल कॉलेज से जो यहाँ पर ऑलरेडी थे, बट किसी ने इतना कुछ खास गाइड नहीं करा। देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइंड जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड करा, मेरे सीनियर हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया दिया कि ये कॉलेजेस हैं। बट मैंने ऑनेस्टली बताऊँ 10% दूसरों की सुनी और 90% खुद की रिसर्च करना भी यही चाहिए। हाँ एग्जैक्टली मैं सबको ही बोलती हूँ कि जो भी आ रहा है रिसर्च करके आओ। हाँ। क्योंकि तुम क्या देख रहे हो, तुम मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो या तुम मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तुम कुछ भी देख रहे हो, आई वुड से कि रिलाई करो उसी पर जो तुम देख रहे हो। रिसर्च तुम फैक्ट्स पे जाओ, ठीक है, किसी की बोली बातों पे मत जाओ। बिकॉज जब तुम आओगे मैं तुम्हारे शूज में नहीं होंगी, यू विल बी हेयर अलोन बाय योरसेल्फ। पर आपने कैसे रिसर्च करी फिर? 90% जो रिसर्च आपकी है वो कैसे थी? सो मैंने रिसर्च करा। मैं आपको पता होगा एजेंट्स के पास जाते हैं तो मैं जो एग्ज़ाम कराते हैं IELTS का, मैं उनके पास गई। IDP कराती है बेसिकली। तो मैं एक के कंसल्टेंट के पास गई, उसने मुझे समझाया कि ये कॉलेजेस हैं जिसमें आपका मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी। IDP गए थे आप? कौन से वाला? रजौरी गार्डन? नहीं, आई टेल यू द स्टोरी। मैं रजौरी गार्डन गई, जिससे मेरे को बिठाया, मुझे मज़ा नहीं आया उसके साथ। तो आई वेंट टू दी नेहरू प्लेस वाली ब्रांच। वहाँ गई मैं। फिर हम रजौरी गार्डन वाले पे गए थे। अच्छा ओके उन्होंने मुझे हेल्प करने की कोशिश करी, बट क्या है कि हर किसी एजेंट की ना अपनी अलग कैपेसिटी और अपनी अलग पोटेंशियल है कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कॉलेज के साथ एडमिशन्स कराने के लिए। तो मैं 4 कंसल्टेंट के पास गई, जिसने मुझे सबसे बेस्ट ऑफर करा, मैंने उससे अपना प्रोसेस फाइल स्टार्ट करवाया। ओके, सो इसके बाद अभी जो यहाँ पे कॉलेज में आप कर रहे हो, क्या कोर्स है और कौन सा कॉलेज है वो? ओके, सो मैं अभी सेंट लॉरेंस में हूँ, बट उसका टोरंटो कैंपस में हूँ। सेंट लॉरेंस का मेन कैंपस जो है वो है किंगस्टन में। जो छोटा कैंपस है उसका नाम है अल्फा कॉलेज। एफिलिएटेड है वो बेसिकली। हाँ, वो एफिलिएशन है बेसिकली, बट क्योंकि मुझे यहीं टोरंटो में रहना था, बिकॉज यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी एंड आई सॉ माई सेल्फ वर्किंग हेयर। तो मैंने बोला मैं किंगस्टन नहीं जा पाऊँगी। तो और ये सेंट लॉरेंस इज़ दी ओनली कॉलेज that provides 2-year healthcare course here in GTA. In this area? Yes, in this area. I would say Toronto में तो कोई है ही नहीं। Like सब 1 year कोर्स कराते हैं। 2 साल के जब मैं ढूंढ रही थी मेन टेक के लिए तो मिल ही नहीं रहे थे मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। सेकंड क्या है कि मेन टेक में और जैन इन टेक में ना बहुत कम एडमिशन्स ओपन अप होते हैं, सारे कोर्सेज के नहीं होते हैं, और जब भी होते हैं तो बहुत कम कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं उस चीज़ में। तो वहाँ पर मेन टेक वाले थोड़ा सा अटक जाते हैं, और 2 साल का कोर्स ढूंढना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। यस, मोस्टली लोग आते हैं 1 साल का सर्टिफिकेट करते हैं और उसके बाद दूसरे सर्टिफिकेट में एनरोल करते हैं साइड बाय साइड, ताकि वो 2 साल का कोर्स बन सके। हाँ, बट मैं वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों की ना वैल्यू बहुत डिफरेंट है। लोगों को ये पता नहीं है कि सर्टिफिकेट फॉर 1 year हैज़ डिफरेंट रिकग्निशन, सर्टिफिकेट फॉर 2 years इज़ अ डिफरेंट। और मेरा क्या है, माइन इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो मैं बैचलर्स ऑलरेडी इंडिया से करके आई हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, विच इज़ अ लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा है मेरे लिए। लाइक इट्स नॉट द सेम। मैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करती, मेरे पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की प्रोफेशनल डिग्री है फॉर 5 years, तो मेरा इतना नहीं बन पाता। सो दैट्स वाई आई डिड दैट। एंड मेरा क्लियर था कि मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती कि 1 साल का ये कोर्स लिया एंड देन मैं दूसरे कॉलेज में जाके फिर ढूंढ रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। मुझे उस चक्कर में पढ़ना नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी क्लियर हेडेड इन माई माइंड कि मैं एक कॉलेज जा रही हूँ, 2 साल यही रहेगा। क्योंकि नए नए कॉलेज में जाओगे, तुम नेटवर्किंग करोगे, मुश्किल हो जाती है। और फिर एक कोर्स खत्म करोगे, उसके साइड बाय साइड आप सोचोगे कि अब दूसरा कोर्स करना कौन सा है, क्योंकि प्लानिंग करके कोई नहीं आता कि 2 कोर्स करने कौन कौन से हैं। एक करते हुए सोचते कि यार अब ये खत्म हो गया और अब कुछ तो करना ही है, तो चल ये नहीं तो HR कर लेते हैं, HR नहीं तो कुछ और कर लेते हैं, ताकि वो 2 साल की डिग्री जस्टिफाई कर सके और 3 साल का वर्क परमिट ले सके। नहीं, राइट, बात तो सही है, बट मैंने बेस्ट डिसीजन लिया अपना कॉलेज चूज करके। मैंने एक और कॉलेज में अप्लाई किया था, बट मैं वो सितंबर इनटेक के लिए था। मेरा ये वाला जो कॉलेज था ये मुझे मेन टेक के लिए मिल गया, तो आई जॉइंड हेयर एंड टिल डेट इट हैज़ बीन अमेजिंग। माई कॉलेज हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टू मी। आई हैव मेड माई नेटवर्किंग बहुत अच्छे से बनाया है एंड आई एम ग्लैड। सच में आज सबको बोलती हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। आई डोंट नो तुम्हारी क्या स्टोरी है, बट मेक श्योर तुम अपने कॉलेज के साथ ना कनेक्शन बनाओ। तुम जाओ, बात करो, फ्रंट डेस्क से बात करो, एकेडमिक से बात करो, अपने टीचर से हेल्प लो। मैंने अपने टीचर से हेल्प ली है, मैंने अपने एकेडमिक से हेल्प ली है। मुझे कोई इशू आया, मैं कॉलेज के पास गई हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटी। आई ऑलवेज हैड दैट वॉइस कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव अ सोल्यूशन प्लीज़ गिव मी। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते। हाँ,
वो अपना सोचते हैं कि एडमिशन लिया है, क्लास अटेंड करेंगे और अपने आप ही साइड में कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, बट दे डोंट नो कि कॉलेज बहुत सपोर्टिव होता है इस चीज़ के अंदर, और हर एक डिपार्टमेंट सेपरेटली बना हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, HR के डिपार्टमेंट अलग बने हुए हैं, आपको कोप चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, उनके डिपार्टमेंट अलग बने हुए हैं, आपको जॉब्स के लिए चाहिए, उन्होंने कॉलेज ने सेपरेट पोर्टल्स भी बना रखे हैं अपने, जहाँ पर वो जॉब पोस्टिंग भी करते हैं। Yes. एलुमनाई से आपको मिलना है, उनके लिए अलग मीटिंग्स बनाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसमें कॉलेज आपको सपोर्ट करता है। Yeah. कोर्स का तो नाम आपने बताया ही नहीं। ओके सो मैं कर रही हूँ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत ही कॉमन कोर्स है हेल्थ केयर में, और मुझे लगता है शायद एक लौता कोर्स होगा हेल्थ केयर से रिलेटेड। इसी के और बहुत सारे सब टाइप्स या अलग नेम्स के साथ ये कोर्स हाँ। है। 1-1 साल के, 2-2 साल के, हेल्थ केयर लीडरशिप, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स एक 1 ईयर का कोर्स है जो थोड़ा IT से रिलेटेड है, हाँ। और सिर्फ जॉर्ज ब्राउन एक कॉलेज है जो वो प्रोवाइड करता है। और आई गेस यही कोर्सेज है, ज़्यादा कोर्सेज है नहीं। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर लीडरशिप, ये सब बहुत कॉमन है और सब लोग यही कर रहे हैं हेल्थ केयर वाले। सो जो अभी आप ये जो कोर्स कर रहे हो, इसमें सिखाया क्या जा रहा है आपको? सो मेरा कोर्स जो है इट्स वेरी सिमिलर टू MBA। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में कॉलेजेस में MBA कर रहे हैं इसी फील्ड में, और मैंने कोर्सेज के सब्जेक्ट्स को कंपेयर भी करा है। आई हैव स्टडीड फाइनेंस भी पढ़ा है मैंने इसमें। यस, स्टैट्स भी पढ़ा है मैंने। मैं मेडिकल फील्ड की हूँ बट मैंने दोनों पढ़े हैं। मैंने HR भी पढ़ा है, मैंने कैपस्टोन मैनेजमेंट, मैंने पब्लिक हेल्थ भी पढ़ा है, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा है, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरी फील्ड से, ये मेडिकल लाइन से कनेक्टेड है ही नहीं। एक्चुअली मैंने सब कुछ करा है। हमारे जो कोर्स में है वो सब पढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ हेल्थ केयर में ही जाओ, मैनेजमेंट करनी है, तुम किसी भी, चाहे तुम रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, वहाँ भी मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी ओपन वाइड इन दैट वे कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, तुम्हारे पास एक स्किल सेट हो, दैट इज़ इन योर एजुकेशन, एंड दैट इज़ आई वुड से कि बेस्ट सब्जेक्ट्स टीच करते हैं ये लोग। और जो इनका पैसे परफॉर्मा बना हुआ है कि कैसे इनका सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं वगैरह हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अमेजिंग है, मुझे ऐसा लगता है। नाइस। एंड आपने जब रिसर्च करी थी तो आपने किस तरीके से रिसर्च करी थी, कॉलेज ढूंढते हुए या कोर्स ढूंढते हुए, जब आप इंडिया में थे? हाँ, तो जब मैंने बताया आपको कि मैं IDP गई थी, और ओकास पे उनका पोर्टल होता है, सो आई हैड माई ओन वेज। मैंने ओकास से पोर्टल बनाया था, ठीक है, और मैंने रिसर्च करी वहाँ से। तो क्या है कि व्हेन यू ओपन, उसमें सारे कॉलेज के नाम मेंशन हो जाते हैं कि कहाँ से कौन कौन से कॉलेज में ओपनिंग्स निकली हुई है। तो मुझे पता था कि यही लिमिटेड 5 कोर्सेज है। मैंने सब कॉलेजेस को खोल के देखा कि उनकी आस्क क्या थी, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी, कितना उनको स्कोर चाहिए था। क्योंकि मेरा जो बैचलर्स डिग्री का स्कोर है, क्योंकि मैं डेंटल कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज में इंडिया में ज़्यादा परसेंटेज नहीं आती है, सो आई एम अ वेरी, मेरा फर्स्ट डिवीजन है बट 60% ओनली। हाँ, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं घुस सकती थी उस इतनी सी परसेंटेज से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कोर्स के बारे में पता करा कि हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्स है। मैंने लोगों को मैसेज करना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, जो यहाँ ऑलरेडी थे। कुछ ने रिप्लाई करा, कुछ ने नहीं करा, बट उन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया। देन मैंने देखा एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मेन क्या है कि कोर्स करने सब आ जाते हैं, जॉब क्या मिलेगी बाद में किसी को पता ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके रिसर्च करी। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जॉब बैंक्स कैनेडा, jobbank.ca करके। तो मैंने उस पर देखा कि अगर मैं ये कोर्स करती हूँ, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितनी इसकी सैलरी पैकेज है। तो तुम जो भी कोर्स के करने आ रहे हो, jobbank.ca पे जाके सारे तुम ऑप्शंस देख सकते हो कि कितनी एम्प्लॉयमेंट के है इस पे और कितनी तुम्हारी सैलरी मिलेगी। ये मैंने भी किया था, पता है। और इसके बाद जॉब्स जो होती है वो कहाँ पे मिल सकती है, क्या स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं। आई बिलीव ये सारे लोग नहीं करते हैं बिकॉज उनको वो एजेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। बट साइड बाय साइड आपको भी अवेयर होना ज़रूरी है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। आगे चल के आप इन दी एंड करियर आपका बनना है, एजेंट का नहीं बनना है। राइट। सो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको एजेंट कोर्स दे रहा है वो आपके स्टडीज़ के अलाइंड है या नहीं है, जो आगे आपके फ्यूचर गोल्स है उसके अलाइन में है या नहीं है। तो वो आपको ही रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये तरीके बहुत सही है। उस बात के लिए मैं 2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि अगर तुम आ रहे हो, अपने कॉलेज का हमेशा DLI स्टेटस चेक करके आओ कि क्या वो इंस्टीट्यूशन PGWP के लिए, IP के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस टाइम यहाँ पे एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, और काफ़ी सारे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं जो चल नहीं रहे थे, अब वो दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो रहे हैं। राइट। सो वो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कॉलेज जो एफिलिएट हुआ है बड़ी यूनिवर्सिटी से,
वो उसके अंडर कैटेगरी में आता है या नहीं आता? रिसर्च करके ही आना चाहिए, दैट्स द ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर सेफ्टी के लिए आ रहे हो, सेफ साइड के लिए हमेशा अपने रिसर्च करके, और लोगों की बातें मत सुनो। आ रहे हो DLI स्टेटस, जॉब्स और अपना कोर्स। और ऑल्सो अगर तुम अपने कोर्स से रिलेटेड नहीं सब्जेक्ट यहाँ पर उठाओगे, वीज़ा रिजेक्शन इतना ज़्यादा होता है, तुम्हें नहीं आइडिया। क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दैट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस टाइम पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मैं अगर बात करूँ तो मिनिमम 5 लोग थे, हम लोगों ने इकट्ठा अप्लाई किया था, एंड 2 लोगों का वीज़ा आया था, 3 ऑफ देम गॉट रिजेक्टेड। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बैक टू बैक 3 बार रिजेक्शन आई लोगों की, और वो सारे डेंटल कॉलेज थे, डेंटिस्ट थे। इतना पढ़ने के बाद भी एग्जैक्टली और उन्हें वीज़ा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो सब लैक कर रहे थे, बिकॉज वो कोर्सेज नहीं ले रहे थे ढंग के, या तो ऐसे कॉलेज में ज़्यादा का DLI स्टेटस नहीं था, या आई डोंट नो, बट लाइक बहुत लोगों को इतनी ज़्यादा रिजेक्शन, उस टाइम पे रिजेक्शन वाज सो मच। सो आप उन लोगों को क्या सजेशन दोगे जो इंडिया में ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में है, बट वो यहाँ पर कनाडा में आके अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? सो मैं सबको बताऊंगी कि बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं लेटली कि हम लोग इंडिया में हैं, हम 2025 में प्लान कर रहे हैं आने का, हम अभी आ गए हैं, हम क्या करें। सो रिसर्च करो, मेक श्योर आ रहे हो तुम तो एक ऐसे कोर्स में जाओ जिसमें तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एक लौता कोर्स था, तो अब उसके लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं, और इस वजह से इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं बहुत हैं, बट फिर भी बिकॉज अगर 100 जॉब्स हैं तो इतने सारे बच्चे हैं, तो 2000 स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हैं ये कोर्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, तो नहीं मिल रही हैं। सो अगर तुम्हें कोई और भी कोर्स लेना है, 1 साल का लेना है, चाहे हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स लेना है, और भी बहुत वेरियस कोर्सेज हैं। सो क्योंकि फार्मेसी वाला भी वही हमारा कोर्स ले रहा है, डेंटिस्ट भी वही ले रहा है, MBBS करके आ रहा है वो भी ले रहा है, मास्टर्स करके वही ले रहा है। तो अगर आ रहे हो, आओ, रिसर्च करके आओ, पढ़ के आओ, एम्प्लॉयमेंट देख कर आओ, अपने फाइनेंसेस मैनेज करके आओ, बिकॉज आज की डेट में वो टाइम नहीं है कि तुम GIC पे सर्वाइव कर सकते हो। आजकल मार्केट बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो रखी है, और 20 आवर्स वर्क के अंदर तो आप वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और वो जो अब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जो नवंबर के बाद बच्चों का वीज़ा आया है, उनको 20 आवर्स ही अलाउड है, और मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी नहीं, दे आर वर्किंग 40 आवर्स। और एक आपकी स्टोरी है स्कॉलरशिप की। यस, वो क्या स्टोरी है? ओके, सो जैसे मैंने बताया कि मैंने सेंट लॉरेंस अप्लाई किया था, सो मैंने सिर्फ 2 कॉलेजेस को अप्लाई किया था। एक था सेंट लॉरेंस अल्फा कॉलेज जो इधर टोरंटो वाला कैंपस था, दूसरा मैंने अप्लाई किया था लैम्पटन कॉलेज। ठीक है, तो मैंने लैम्पटन कॉलेज टोरंटो वाला अप्लाई किया था। उसका कोर्स था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, मेरे नोन में एक ही बंदा था जो ये कोर्स कर चुका था, एक मेरी सीनियर थी, बट वो यहाँ नहीं, वो एडमिंटन में रहती हैं। तो उन्होंने वहाँ से एल्बर्टा यूनिवर्सिटी से करा। तो अब मैंने उनसे बात करी कि ये कोर्स है, तो उन्होंने बोला कि आई डोंट नो वाई सब HCA कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भेड़ चाल वाली बात है अगर मैं देखूँ तो मैंने बोला कि इस बात तो सही बोल रही है, मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को अप्रोच करा लैम्पटन में। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 2 लड़कों को टेक्स्ट किया था, उनका रिप्लाई आया एक ने। और लैम्पटन में क्या था कि कोऑप प्रोवाइड होती है, तो मुझे था 2 साल के कोर्स में, हाँ, तो मुझे ये था कि चलो 3 सेमेस्टर की फीस देनी है और 1 सेमेस्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी, विच इज़ गुड। इसलिए मेरा लैम्पटन में थोड़ा इंटरेस्ट रहा। मैंने वेट करा, उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उनको खुद मेल डाला, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई करके बोला कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, बट आपको सारनिया कैंपस आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं, स्कॉलरशिप कितनी थी? $10,000, विच इज़ लाइक मेरे 1 सेमेस्टर की फीस। आराम से 1 सेमेस्टर से ज़्यादा की फीस है वो। एग्जैक्टली। अगर सेव करने हो तो आप ये कर सकते हो। यस, तो मुझे लगता है लैम्पटन कॉलेज बहुत स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, बिकॉज उनका सारनिया कैंपस बहुत दूर है और बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं इसलिए। बट चलो जो भी है, उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी, जो अच्छी चीज़ थी। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो सितंबर इनटेक के लिए था और मैं मई इनटेक के लिए आना चाहती थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी थी, मेरी 6 साल की डिग्री मैं इंडिया में कर चुकी थी, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना था, चाहे वो 4 महीने और हों। और क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं थी ऑक्यूपेशन वाले कोर्स के लिए, मुझे थोड़ी सी डाइसी थी, तो आई वाज लाइक ओके, कोई बात नहीं, HCA बहुत लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी। मैं एकदम से यहाँ पर आके अकेली नहीं होना चाहती किसी चीज़ के लिए, कि मेरे को बिल्कुल गाइडेंस ना मिले, मैं कुछ सपोर्ट ना कर पाऊँ, और मैं सारनिया जाके बैठ जाऊँ और वहाँ पर मेरे को कोई हेल्प ना मिले, क्योंकि मेरे सारे दोस्त टोरंटो में थे। तो इसलिए मैंने अनफॉर्चुनेटली वो कॉलेज नहीं ज्वाइन करा। सो आप जब यहाँ पर आए थे, और सबसे पहली जॉब आपने कौन सी करी यहाँ पे? बट सो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब हियर इन कनाडा एंड हाउ यू फाउंड इट? सो मैं जब कनाडा में आई, आई लैंडेड इन कनाडा ऑन 8th of May। मेरा 9th May से कॉलेज स्टार्ट हो गया था। 1 महीना मैं बहुत चिल मोड में थी कि मुझे अभी जो जॉब नहीं ढूंढनी है, बिकॉज मैं बहुत काम करके आई हूँ इंडिया में। ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 महीना मैं नहीं ढूंढूंगी,
जैसे 30th के आसपास मेरे को थोड़ा क्लोज टाइम आया कि अब तो महीना हो गया ख़त्म होने वाला, अब स्टार्ट करो, तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। मैंने सबको पूछा कैसे करना है, बोला इंडीड पे ढूंढो, ये ढूंढो। मैंने बहुत बार रिज्यूम बनाए। एक पॉइंट ऐसा था कि मैं अपना रिज्यूम लेके सामने घर के पास प्रिंट करवाने की शॉप थी, तो मैं जाती थी, प्रिंट करवाती थी। मैं हर प्लाजा में, मेरे घर के जितने भी नियरेस्ट प्लाजा थे, कोई पेट्रोल पंप हो या कुछ हो, मैं जाती थी। और डाउनटाउन एग्लिंटन मेरे घर से बहुत दूर था, मैं नॉर्थ यॉर्क रहती थी, एंड आई यूज्ड टू गो देयर, एंड मैं क्लिनिक्स में जाके अपना रिज्यूम इन हैंड देती थी लोगों को कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। जब मैं रेस्टोरेंट जाती थी वो कहते मैं बहुत ओवर क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मेरा रिज्यूम ऐसा था कि सब कुछ उसमें अच्छी क्वालिफिकेशन थी, तो दे डिड नॉट गिव मी द जॉब, एंड रेफरेंसेज नहीं थी कोई भी। और जब मैं क्लिनिक जाती थी तो उनको था कि न्यू कमर है, ये तो मेन टेक में लोग बच्चे आ ही रहे हैं, सब जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इसको कैसे जॉब देते। सो नोबडी गिव मी अ चांस। फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, एंड मुझे किसी ने बताया कि एक कंपनी है हमारी, जिस कंपनी में आज की डेट में जॉब करती है, उन्होंने बोला कि ये पार्ट टाइम हायर करती है स्टूडेंट्स को, और आप प्लीज़ यहाँ अप्लाई करो। बट वो जॉब थी मिसिसागा में, और मैं रहती थी नॉर्थ यॉर्क, और मुझे बहुत दूर 2 घंटे लगते जाने में और आने में। तो और उन्होंने बोला कि आपको 1-2 हफ्ता ट्रेनिंग के लिए वहीं आना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा ना फेरी टेल वाली उसमें थी कि अभी नहीं जा पाएगा कि नहीं, वैसे भी नहीं जा पाएंगे। अब जहाँ पर आप रह रहे हो और वहाँ से मिसिसागा, जब हम नए आते हैं ना, नहीं पॉसिबल इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग। हाँ, मतलब कि मुझे लगता है जाना चाहिए था, बट बाद में रिग्रेट करा जब 1 महीने के बाद मैंने उसे पूछा अब है जॉब, तो उसने बोला अब तो नहीं है, तब थी। तो बट तब तक क्या हुआ कि मुझे आइडिया लग गया था कि अच्छा ये कंपनी प्रोवाइड करती, तो मैं उसी कंपनी में गई और मैंने बोला कि मुझे जॉब चाहिए। और मेरे घर के आसपास जो नॉर्थ यॉर्क में थी ब्रांच, उन्होंने बोला कि हम लोग पार्ट टाइम नहीं हायर करते, फुल टाइम ही करते, क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन है 20 आवर्स की, हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो वहीं से हो गया कि भाई अब तो नहीं मिलेगी। मैंने एचआर को बोला कि कोई जॉब है मेरे लिए, मैं हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हूँ, मेरा यही एक्सपीरियंस है। तो वो इंडियन थी, और उसको क्या हुआ उसने बोला ओके, एक PSW की जॉब अवेलेबल है, जो कि PSW इज़ पर्सनल सपोर्ट वर्कर, उसकी जॉब अवेलेबल है, आर यू इंटरेस्टेड? एंड आई वाज लाइक, मैं बहुत डेस्परेट थी, एंड आई वाज लाइक ओके आई डू इट। मुझे पता था, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था कि कुछ करना होता है, घर जाना होता है या रिटायरमेंट होम जाना होता है, बट मुझे हार्डकोर नहीं पता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्चुअल में क्या करना है। एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। और तो मैं नेक्स्ट डे मेरी ओरिएंटेशन थी, एंड आई वेंट, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो सर्टिफिकेट ले रखी थी जिन्होंने ऑलरेडी, और मैं एक लौती ऐसी थी जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं थी PSW की, बट स्टिल जॉब थी। एंड बेसिक वेज से काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, अगर मैं बात करूँ तो। कितने थे? इट वॉज $18, ठीक है, बहुत थे। तो उस टाइम पे बेसिक वेज 15 था, और मुझे 18 मिले, तो आई वॉज लाइक ओके चलो ठीक है। मैंने फर्स्ट डे मुझे पेशेंट मिला, मुझे उसके घर जाना था, उसकी वाइफ को कहीं बाहर जाना था वेडिंग पे, तो उसकी केयर में मतलब कि बस उसको डिमेंशिया था, उसको भूलने की बीमारी थी। तो मैं उसके घर जाके 8 घंटे की शिफ्ट थी, मैंने कुछ नहीं करा, मैं जाके किताब खोल के बैठी, पढ़ रही हूँ अपना बैठ के, लैपटॉप चला रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, वो बंदा मेरे सामने बैठा है। मैंने उससे पूछा मुझे कुछ काम करना है, ऐप होती है उसमें लिखा होता तुम्हारे क्या टास्क हैं, क्या है। तो मैंने वाइफ से पूछा, वाइफ कहती आपको कुछ नहीं करना, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही ही विल मेक यू अ सैलेड। एंड बिलीव मी ही डिड मेक मी अ सैलेड, और उसने मुझे एक कॉफ़ी भी साथ में ऑफ़र करी, चाय ऑफ़र करी बेसिकली, बट वो दूध वाली नहीं थी। फिर मैंने पी ली कि चलो ठीक है, बंदे चाय टी थी, चाय टी थी, तो मैंने पी ली कि चलो ठीक है, एटलीस्ट बंदे ने कुछ ऑफ़र करा है। बहुत अच्छी शिफ्ट थी, एंड मैं घर आई हूँ बहुत खुश हुई, ओ माई गॉड इतनी अच्छी जॉब मुझे मिल गई महीने में, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड नेक्स्ट डे की बात है, मैं नेक्स्ट डे मुझे दूसरा पेशेंट मिला, मेरे घर के आसपास ही था, तो मैं गई, और वो रिटायरमेंट होम में था। जब मैं रिटायरमेंट होम गई तो पेशेंट को वो क्वाड्रिप्लीजिक था, उसके चारों लिम्स वर्क नहीं करते थे, मीनिंग उसको वो डिपेंडेंट था अपने PSW के ऊपर हर चीज़ के लिए, तो उसके पास 2 PSW हमेशा चाहिए थे। एंड एक ट्रेनिंग कराने के लिए मुझे आ रखा था कोई, तो एंड आई वाज लाइक ओके आई डिड नॉट नो दिस, ना मेरे पास सर्टिफिकेट है, ना मैं इसमें ट्रेंड हूँ, मैं नहीं करूँगी। आई रिफ्यूज एट द फर्स्ट प्लेस। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो सर्टन टास्क के लिए तो तुम मना कर सकते हो। मैं भी डरी हिचकी, बट मैंने सीधा बोल दिया कि ये करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी। हालांकि मैंने पूरी 8 घंटे की अपनी शिफ्ट कंप्लीट करी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, क्योंकि वो डे मेरे थोड़ा इमोशनली चैलेंजिंग था, और मेरे को याद है मेरा ब्रेक था, मैं अपना लंच लेकर, उन्होंने बोला यहाँ करना है, मैंने बोला मैं यहाँ नहीं करूँगी। ऑल तो बहुत ही लग्जरियस प्लेस थी वो, आई वाज लाइक आई विल गो आउट। मैं रोड पे गई, बैठी, बेंच थी वहाँ पे लिटरली, एंड मैंने लंच खोला अपना, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक कि ये क्या है। मैं ये नहीं बोल रही PSW की जॉब में कोई वो है, बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी वो करनी, एंड आई कुडंट डू इट।
हैट्स ऑफ टू पीपल हु आर डूइंग दैट जॉब. इट टेक्स अ लॉट. बिलीव मी, लोग कहते हैं कि PSW की जॉब दिला दो, बहुत मेहनत लगती है. इट टेक्स अ लॉट टू बिकम अ PSW. सो वो जॉब थी एंड मैंने घर आके डिसाइड करा कि आई हैव टू सेट माई बाउंड्रीज कि मुझे क्या करना है, मुझे गोल सेट करने पड़ेंगे. उस दिन से मैंने और एक्टिवली जाना स्टार्ट किया, रिज्यूम देना स्टार्ट किया. वो जॉब आपने रिजाइन कर दी फिर? सो बेसिकली मैंने रिज़ाइन नहीं करी, उसको मैंने वेट करा जब तक मुझे दूसरी जॉब मिल गई. सो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया और मुझे याद है कि मैं रिज्यूम दे रही थी एक लेडी के क्लिनिक पे, उस लेडी ने बोला तो साइड बाय साइड आपने दूसरी जॉब्स अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी? यस, कर दी. सो इन टोटल आपने अभी तक कितनी जॉब्स करी है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो आफ्टर PSW? ओके. और क्या स्टोरी रही है उसकी? ओके, सो आई गेस मैंने अराउंड 5 to 6 जॉब्स करी हैं. ठीक है, मैंने एक टाइम पे 3 जॉब्स भी करी हैं और सारी सिन पर थी क्योंकि मैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरे पास 4 महीने का ब्रेक था, मैंडेटरी ब्रेक था वो. तो उस ब्रेक के दौरान मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या 2 सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, क्योंकि मैं डेफर हो गई थी मेन टेक से सितंबर के लिए. लकीली मेरा वीज़ा आ गया तो मेरे कॉलेज ने मुझे प्रोवाइड कर दिया कि ठीक है आप चले जाओ. तो मैंने आ गई एंड देन आई हैड माई ब्रेक. तो उस ब्रेक के दौरान मुझे आवर्स मिल गए अच्छे खासे एंड आई हैड माई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दैट टाइम. क्योंकि मैंने अप्लाई करा PSW वाली जॉब होते होते मैंने आवर्स पिकअप करना बंद कर दिया, बट मैं एम्प्लॉयड रही ताकि मुझे दूसरी कंपनी को दिखाने के लिए मिल जाए कि आई एम एम्प्लॉयड समवेयर, क्योंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस इज मस्ट. तो मुझे एक हफ्ते के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल गई. मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करा रात को 9 बजे. नेक्स्ट डे 8:30 बजे मुझे HR ने कॉल कर लिया एंड उसके अगले दिन मुझे HR ने बोला कि आज ठीक है मैनेजर के साथ आके इंटरव्यू होता है. आई गेव द इंटरव्यू एंड आई गॉट द जॉब. लाइक दिस हैपेंड इन स्पैन ऑफ 1 week and I had the job and the job was very nice in downtown. So मेरी फील्ड में थी, नॉक भी थी और डाउनटाउन में थी. और वो वाली जॉब से भी छुटकारा मिला. और वो वाली जॉब मैंने उसी दिन रिजाइन मार दिया कि ठीक है अब हो गया, थैंक यू सो मच. हर जॉब मुश्किल है, बट मैं ये बोलूँगी कि तुम्हें ना डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है. सो मैंने वही डिसाइड करा कि मुझे हेल्थ केयर में घुसना है, बट मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव में घुसना है. एंड मैंने उसी के लिए ट्राई करा. एंड एक लेडी ने मुझे बोला था, आई स्टिल रिमेंबर मुझे क्यों जॉब मिली, क्योंकि मैंने उसके बाद मैं इतनी एम्पावर्ड हो गई. उसने मुझे बोला कि सिमरन, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर विलिंग टू हेल्प यू, यू जस्ट हैव टू नॉक द राइट डोर. एंड बिलीव मी, उस डायलॉग को मैं आज तक याद करती हूँ कि दैट डायलॉग वॉज रियली नीडेड. बिकॉज जब तुम आते हो, तुम्हें जॉब्स नहीं मिलती और तुम कहीं स्ट्रगल कर ले होते हो ना, तो एक वो लाइन जो होती है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि तुम you can like move mountains after that. So I literally did my best after that. हर एक की लाइफ की अपनी हसल है, हर एक की अपनी स्ट्रगल है, बट करते रहो, रुकना नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा. Yes. So वो चीज़ है. उसके बाद आपने कौन सी जॉब करी? उसके बाद मेरी तीसरी जॉब थी एक डेंटल क्लिनिक में. मैं खुद डेंटिस्ट हूँ. मैंने डेंटिस्ट को अप्रोच किया था लिंक्डइन पे. उसे मैंने बोला मैं यहाँ रहती हूँ और मैं ढूंढ रही हूँ जॉब. तो उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया. तो उसने मुझे एट फर्स्ट प्लेस रिजेक्ट कर दिया कि उसने बोला कि नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं बिगिनिंग में गई थी जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी. ठीक है, बट जब मेरे पास हेल्थ केयर की जॉब आ गई, मैंने उसे फिर कांटेक्ट किया कि अब मेरे पास जॉब है और मैं पार्ट टाइम कुछ और ढूंढ रही हूँ, साइड हसल. तो उसने मुझे हायर कर लिया. मैं सिर्फ 2 दिन जाती थी और वो सैलरी मेरी आज की सैलरी से भी ना ज़्यादा थी. ट्रस्ट मी, मुझे बहुत पैसे मिलते थे. वहाँ पे काम क्या था? सो बेसिकली मैं डेंटल ऑफिस एडमिन थी. अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, रिसेप्शन पे बैठना था. शेड्यूलिंग ही करनी थी, कोऑर्डिनेशन ही करनी थी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में था. क्लिनिकल कुछ भी नहीं था. I learned a lot, but then I got my third job at the same time. वो कौन सी थी? वो इन कैंपस जॉब थी जो कि थी स्टूडेंट सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन की. तो उसमें मेरे बहुत सारे टास्क थे, जैसे कि मैं ID कार्ड जी बनाती थी, मैं ट्रांसक्रिप्ट जी पार्सल करती थी, और एडमिशन्स भी कराती थी, कंसल्टेशन देती थी, मैं एंकरिंग भी करती थी. मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज करे हैं इवेंट्स अपने कॉलेज में. यस, और मैं बेसिकली एक स्टाफ की तरह ट्रीट करी जाती थी. एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो. मैंने स्टाफ की तरह ट्रीट करे जा रहे थे या स्टार की तरह ट्रीट करे जा रहे थे वहाँ पे? बेसिकली स्टाफ की तरह. और ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की बात है सारी. सो अब मैंने बहुत ज़्यादा ना नेटवर्किंग कर ली थी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही कॉलेज के अंदर. और इट वॉज लाइक अमेजिंग. आज भी मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं सबके साथ इतने अच्छे फ्रेंड्स रिलेशन में हूँ कि मुझे कोई फेवर भी चाहिए तो दे आर विलिंग टू हेल्प मी, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम वन डे. आज की डेट में वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी एंड मेरा कॉलेज ऐसा था कि आई हैड लॉट इन ऑन माई प्लेट एंड देन आई डिड नॉट कॉन्टिन्यू. सो बट अच्छे नेटवर्क बन गए. तो आई वुड से कि इन कैंपस जॉब पे फोकस रखना चाहिए कि यू नेवर नो, तुम्हें मिल जाए और मिल जाएगी तो कितने ज़्यादा अचीवमेंट उसके थ्रू तुम्हें आ सकते हैं, यू नेवर नो.
और इसी के साइड बाय साइड you are a student ambassador of your college also. Yes. So or you are a student ambassador of the college also, right? So what's the story behind it? I am a student ambassador right now. So मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारे कॉलेज में, हर कॉलेज में एम्बेसडर होता ही होता है. दिस इज़ लाइक सबको नहीं पता है. कॉलेज खुद ओपनिंग निकालता है, वो पेज पे भी डालता है, वो ईमेल भी करता है. तो मेरे कॉलेज ने दोनों करी थी एंड मैंने अप्लाई करा बिकॉज मेरे को कॉलेज के साथ कनेक्ट होना था. ऑनलाइन क्लासेस थी फर्स्ट सेमेस्टर में और मुझे था कि मैं कॉलेज को कैसे जानूंगी, मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं कैसे हेल्प लूँगी. मैंने अप्लाई किया, वीडियो इंटरव्यू हुआ था प्रॉपर कॉलेज के. यस, प्रॉपर वीडियो इंटरव्यू हुआ था एक एडमिन स्टाफ के साथ. तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड ऑलरेडी मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी, तो वो लोग बहुत इम्प्रेस थे कि अच्छी जॉब कर रही है एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई जॉब. तो स्टूडेंट एम्बेसडर मेरे को पेड नहीं था, इट वॉज फ्री, इट वॉज वॉलंटियरिंग जॉब जो मैंने करी, जिसकी वजह से मैं ओरिएंटेशन के लिए कॉलेज में से ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए गई, 2-3 बार गई. आई मेड माई कॉन्टैक्ट एंड मेरी जो पार्ट टाइम इन कैंपस जॉब थी वो उसके बेसिस पे ही मिली, क्योंकि उन्होंने सारे स्टूडेंट एम्बेसडर को अपॉर्चुनिटी दी कि हम जॉब निकाल रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करो. आई गेस एवरीबडी अप्लाइड, आउट ऑफ देम ओनली 2 people got it. It was me. Yes, I was one of them. And the other one was in her final semester, जो ही मेरे सेम कोर्स में थी और मास्टर्स फ्रॉम इंडिया इन डेंटिस्ट्री. सो ये चीज़ थी कि आई फेल्ट वेरी नाइस कि चलो अच्छा है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैंने अपना अच्छे से टास्क परफॉर्म करे. जो आप स्टूडेंट एम्बेसडर हो कॉलेज के, सो क्या पर्क्स होते हैं स्टूडेंट एम्बेसडर के, या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगी कि कुछ कुछ कॉलेज में ये पेड भी होती है. ठीक है, जॉर्ज ब्राउन आई गेस पेड करता है, सेंटिनल शायद पे करता है, आई एम नॉट श्योर 100%, बट some of the colleges yes, they do provide pay. the paid ambassadorship. Yes, और प्रमोशनल भी होते हैं, लाइक तुम उनके मल्टीमीडिया पेजेस है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उन पोर्टल्स को भी यूज़ करते हो, उस पर अपने फेस को लाते हो एंड यू टॉक अबाउट द कॉलेज. सो यू बेसिकली आर एडवर्टाइजिंग फॉर द कॉलेज. तुम कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ कॉलेज, तुम स्टूडेंट्स के साथ ही बनाते हो एंड एवरीबडी लुक अप टू यू. सो मेरा अनपेड था, मैंने क्यों चूज़ किया वॉलंटियरिंग करना, बिकॉज मुझे पता था कि अगर नहीं भी पैसे मिल रहे, ऐसा नहीं है कि वॉलंटियरिंग में 5 बार बुला रहे हैं तो 5 बार जाना है, 5 में से तुम 2 बार भी जाके अपनी शक्ल दिखाओगे और थोड़ा बहुत काम करोगे तो इट वुड बी as same as you were going for 5 days because it's like a volunteer thing. It's not like mandatory कि तुम्हें आना ही आना है, ज़बरदस्ती है. पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है बाकायदा, और तुम जिस टास्क के लिए आते हो, जैसे तुम ओरिएंटेशन के लिए जा रहे हो, नए बच्चे आते हैं, उनको कोई अपने जैसा चाहिए होता है जो स्टूडेंट हो, जिससे वो कोऑर्डिनेट कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके. सो एवरीबडी लुक अप टू यू. सो दैट रीजंस के लिए तुम्हें बनना चाहिए और तुम कुछ काफ़ी ज़्यादा सीखते हो. आई लर्न अ लॉट एंड स्पेशली फॉर फ्री फूड. दे गिव मी फ्री फूड ऑल द टाइम. मैं जब भी जाती हूँ इट्स फ्री, बट दे ऑलवेज गिव मी गिफ्ट कार्ड्स. टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, वॉलमार्ट, $50 के वो मुझे गिफ्ट कार्ड्स देते हैं, फ्री में मिलते हैं एंड खाना भी खिलाते हैं. सो दैट इज बेस्ट. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? कहीं कॉलेज में रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, आपको एक एम्बेसडर हो, आप कॉलेज के साइड आपको ये पर्क्स मिल रहे हैं. yes. और इसके साथ में एक यहाँ पर कनाडा में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉलंटियरशिप करना. जो आप अपने रिज्यूमेज में भी डाल सकते हो और वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है और आगे आपको हेल्प मिलती है जब आपको जॉब लेनी होती है. जो कि लोग ये बहुत कम लोग समझते हैं कि मैं बिना पैसों के किसी के लिए क्यों काम करूं, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने करी है. इवन इन द हॉस्पिटल्स में उस बात के बारे में बात करूँ तो अगर तुम हॉस्पिटल जाके वॉलंटियरिंग शिप के लिए अप्लाई करते हो, इवन ऑनलाइन पोर्टल्स पे, तो हायर चांसेस होते हैं फॉर यू टू गेट एम्प्लॉयड. आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट इन द हॉस्पिटल, गेव देयर रिज्यूमे इन पर्सन एंड आस्क कि हम वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, और एक हफ्ते उन्होंने वॉलंटियरिंग करा. दैट वॉलंटियरशिप कैन टर्न देम इनटू द फुल टाइम जॉब और अ पार्ट टाइम जॉब. पार्ट टाइम जॉब. अगर पार्ट टाइम जॉब भी मिले, तुम्हारे एटलीस्ट रिज्यूमे पे लिखा तो जा रहा है कि तुम इस हॉस्पिटल में जॉब करके गए हो. सो इट इज़ गुड. मतलब कि मैं मानती हूँ तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता, बट एक हाथ में होके अगर आगे बढ़ सकते हो तो व्हाई नॉट. Right now a lot of videos, a lot of information is circulating on social media as well as on all the platforms, like Canadian healthcare sector is lacking behind. So what's your point of view on that? So अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम इन कनाडा की बात करें तो मुझे लगता है कि हर कहीं भी जाओगे, किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में देयर विल बी लूप होल्स. तो कनाडा के सिस्टम में भी लूप होल्स हैं, बट उसके अंदर अगर हम बात करें प्रोज की, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कनाडा का हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जो लोगों को नहीं पता है. अगर उस पर फोकस करेंगे, लूप होल्स पे ना फोकस करेंगे, तो वो कभी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, तो वो कभी उसको बुरा नहीं बोलेंगे. सो अगर मैं स्टार्ट करूँ, फर्स्ट चीज़ तो यह है कि पब्लिक है कम्प्लीटली, कोई प्राइवेटाइज नहीं है, पूरा पब्लिक ओरिएंटेड है. यहाँ पर एवरीथिंग इज गवर्नमेंट फंडेड. दूसरा,
यहाँ के वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल यहाँ का इतना अच्छा है। जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ पर ये सर्जरी हुई थी और उसके ऐसे इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को वापस आना पड़ रहा है। कनाडा में ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि ऐसा कोई पोस्ट इन्फेक्शन कनाडा में होता ही नहीं है। होता है हर जगह होता है, बट like as compared to other countries it is very minimal. Third, we'll talk about जो I don't think so anybody knows, it's like कि कनाडा की गवर्नमेंट होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मीनिंग तुम्हारे घर आके तुम्हें नर्स ट्रीट करेगी, चाहे वो तुम्हारी डायबिटीज़ की इंसुलिन लगानी हो या तुम्हें दवाई भी खिलानी हो या तुम्हारी ड्रिप चेंज करनी हो, तुम्हारी चोट लगी है तुम्हारी वुंड केयर हो। इवन PSW सर्विसेज घर पे जाती हैं जो कि तुम्हारी हाउस होल्ड हेल्प के लिए होती हैं। सो दिस इज कम्प्लीटली बाय गवर्नमेंट एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। और जो लोग यहाँ टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को वो सर्विस मिलती है। गवर्नमेंट खुद देखती है कि किसको नीड है, कितनी नीड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन कितने घंटे के लिए तुम्हारे पास आएगी, कितनी विजिट्स तुम्हें नर्स से मिलेगी। अगर तुम एक हफ्ते के लिए भी हॉस्पिटल जा रहे हो, बिकॉज बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग प्राइवेट ओन कंपनी, जिस कंपनी में मैं वर्क करती हूँ, ऐसी कंपनीज को अप्रोच करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट है, यहाँ पर इसको सर्विस चाहिए, आप प्रोवाइड करो। सो गवर्नमेंट वो इनिशिएटिव ले रही है। आई डोंट थिंक सो कोई कंट्री ये करती होगी पूरे वर्ल्ड में। एंड इससे बेटर क्या है, क्योंकि पेरेंट्स जो बूढ़े होते हैं, रिटायर होते हैं, उनको हेल्प चाहिए। और यहाँ का जो कल्चर है ऐसा है कि पेरेंट्स बच्चे साथ में नहीं रहते साथ में, वो अकेले होते हैं। तो अकेले नहीं है वो, गवर्नमेंट है उनके साथ और तुम्हें पैसे नहीं देने, यू आर जस्ट पेइंग टैक्सेस एंड दैट इज हर किसी का राइट है। सो आई थिंक अगर लोग इस पे फोकस करेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम फ्री, इंडिया में भी फ्री नहीं है, प्राइवेट है, हाफ इट्स पार्शली प्राइवेट और इट्स पार्शली पब्लिक। सो वही है, इट इज ऑल इट इज मोर इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड कनाडा इज मोर इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, कि हम सबको सेम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है। हाँ, इट्स गोना गेट बेटर इन कमिंग ईयर्स। आई थिंक मे बी अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो हॉस्पिटल्स खोले, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट की साइड का, अगर वो हॉस्पिटल खोले तो क्या होगा, एक तो पहली बात एम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों को चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होगी, और इवन डॉक्टर्स की वो ज़्यादा होगी। मानते हैं हमारे पास डॉक्टर्स इतने नहीं हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं जिनके पास लाइसेंस है फ्रॉम बैक होम, राइट। अगर उसका ईजी कर देंगे प्रोसेस, तो क्या है कि वो हॉस्पिटल्स के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लिनिकल साइड भी, और लोगों का जो वेटिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट। आपके साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मेडिकल कंडीशन का यहाँ पर आके, सो वो थोड़ा सा शेयर करोगे अगर आप कंफर्टेबल हो तो? यस गाइस, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बट यस, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्टूडेंट इंश्योरेंस है। और अगर आप किसी को नहीं पता, जब तुम अपने वर्क परमिट पे आते हो तो तुम ओहिप के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 6 months ऑफ फुल टाइम वर्क, राइट। तो कॉलेज खत्म हुआ, वर्क परमिट पे भी तुम अपना ओहिप के अप्लाई कर सकते हो, एंड तुम रेजिडेंट हो तुम्हारे पास वैसी ओहिप है, तो तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूटी में हेल्थ केयर इंश्योरेंस रहती ही रहती है। सो बहुत लोगों को नहीं पता, मेरा कॉलेज जो है उसने जब मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करी थी, मैं रीड करके आई थी प्रॉपर कि क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि बेसिकली आई एम पेइंग फॉर इट, राइट। तो क्या हुआ, आपको पता होना जरूरी है कि किस सर्विस के लिए आपको कितना अमाउंट मिल रहा है। yes. और आपके पास पूरी प्रॉपर PDF और प्रॉपर लिस्टिंग होती है, आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। किसी भी चीज़ का है, आपको आई चेकअप करवाने हैं, आपको डेंटल के लिए चाहिए, या आपको नॉर्मल क्लिनिक में विजिट करना है, हेल्थ केयर चेकअप है, रेगुलर चेकअप जो होते हैं, बॉडी चेकअप हो गए, तो सबके वहाँ पे अमाउंट लिखे होते हैं, कितना अमाउंट कवर है उस इंश्योरेंस के अंदर। एग्जैक्टली, परसेंटेज लिखी होती है। और इवन बहुत जगह पर ऐसा है जो कम्प्लीटली फ्री है, तुम्हें 1 रुपया पहले नहीं देना है। ऐसा नहीं कि तुमने पे कर दिया बाद में से रियम्बर्स करवाओ, नहीं। तो मेरे साथ यही हुआ था, आई न्यू अबाउट इट। तो मैं हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ कनाडा में, वहाँ सब जगह मेरा इंश्योरेंस वैलिड था। सो आई वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दैट वाज नियर बाय माय हाउस, एंड आई वेंट देयर। और मुझे, क्योंकि वेदर चेंज था, तो सर्दियों का टाइम था, मेरी स्वेलिंग हो गई थी बोन्स में। आई वॉज लाइक कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा लगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, पहली ठंड। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं था। विद इन अ वीक, within 1 or 2 days, I guess I was fine. I went to the hospital. Yes, I waited for 4 hours, but उन्होंने मुझे दवाई दी, ठीक है, कुछ पे नहीं करा, मैंने 1 रुपया पे नहीं करा। उन्होंने दवाई भी के लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी, जो मैंने जाके शॉपर से खरीदी, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के बिना यहाँ दवाई नहीं मिलती है। जब मैंने वहाँ से दवाई ली,
इवन मैंने वो दवाई रिम्बर्स कराई, ज़्यादा नहीं $50 लगे होंगे दवाई में, उसके लिए भी मेरा प्लान जो था वो कवरेज देता कि तुम पूरे साल में इतने अमाउंट की, इतने डॉलर्स की तुम दवाई ले सकते हो। सो वो भी रिम्बर्स हो गए, तो मेरी जेब से कुछ भी नहीं लगा और मैं ठीक भी हो गई। सो व्हाट इज़ बेस्ट, व्हाट इज़ बेटर, इसमें से कुछ बेटर ही नहीं है जब वो इंश्योरेंस हो रखी है आपकी। बिकॉज अभी क्या है कि ओहिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास इंश्योरेंस है, बट वहीं सेम चीज़ें ही ओहिप के अंदर भी सेम ही होती है। दैट्स वाई वो अभी इंश्योरेंस देते हैं हमें, बिकॉज अभी हम ओहिप के लिए एलिजिबल नहीं होते एज अ स्टूडेंट। सो इसके बाद अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई अपना करियर परस्यू करना चाहता है हेल्थ केयर में, वो क्या करे। बट सपोज़ कोई इंडिया में ऑलरेडी डेंटिस्ट है और वो सेम ही करियर परस्यू करना चाहते हैं कनाडा में आकर भी, दे डोंट वांट कि वो और किसी फील्ड के अंदर हेल्थ केयर में जाए, बिकॉज उन्होंने 5 साल उसी प्रोफेशन में काम किया है। सो यहाँ पे डेंटिस्ट्री के कोर्सेज और जो सर्टिफिकेशन या लाइसेंस होते हैं, क्या प्रोसेस है प्रॉपर? ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देर आर, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट यू कुड गो थ्रू। पहला, तुम कॉलेज जा सकते हो, दूसरा तुम लाइसेंस एग्जाम दे सकते हो। मोस्टली बच्चे लाइसेंस एग्जाम के पीछे जाते हैं, ठीक है, जो NDEB कराता है। सो एक ही प्रोसेस, एक NDEB है जो 2 प्रोसेस के थ्रू या तो कॉलेज में एडमिशन कराता है या तो लाइसेंस लेता है। सो NDEB, द नेशनल डेंटल एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा की बात करें, जो NDEB है वो 2 तरीके के प्रोसेस करवाता है। जो है पहला कि कॉलेज में एडमिशन करवाता है और दूसरा है कि एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। सो एग्ज़ाम की बात करते हैं। पहला, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने क्रेडेंशियल्स ना तुम्हें एनालिसिस कराने पड़ेंगे। जो भी तुम्हारी डिग्री है बैक होम की, उसको तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे और उसकी कुछ फीस होती है $800 या $900, उसका तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वेटिंग टाइम इज 17 वीक्स विच इज़ लाइक 2.5-3 महीने बोलता है। बट अगर तुमने कोई डॉक्यूमेंट गलत डाला है वो फिर से तुम्हें आ जाएगा, तो वो एक्सटेंड करते करते 6 से 7 महीने तुम्हें सिर्फ वो प्रोसेस एलिजिबिलिटी के लिए लग जाते हैं। तो वो लग गए। उसके बाद 3 एग्जामिनेशन होते हैं इक्विवेलेंसी प्रोसेस के, जिसमें AFK होता है, जो है फंडामेंटल एजुकेशन, दूसरा है क्रिटिकल जजमेंट और तीसरा है NDECC, जिसकी फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता, ठीक है। NDECC में भी 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक है कैनेडियन स्टैंडर्ड्स का और एक है स्किल्स के बारे में। अब हम बात करें इस एग्जाम के बारे में। सो जो बंदा पास हो रहा है बिना रीअटेम्प्ट करे एक बारी में, अगर वो जनवरी 2023 में स्टार्ट करता है, तो उसका कंप्लीशन का प्रोसेस विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी फेलिंग 2025 जुलाई में जाके कंप्लीट होगा, विच इज 2.5 साल लग गए। और अगर तुम फेल नहीं हुए तो एग्जैक्टली और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फेल होने के। पासिंग रेट इज 34%। सो दिस इज अ लॉट। बंदा पास नहीं कर पाता, उसके तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ती है। कोचिंग 10-10 हज़ार की होती है। अगर हम ओवरऑल एग्जाम की बात करें बिना किसी गैप के, तो वेबसाइट पे जाके देखोगे लिखेगा $13,500 ही है, जो लगेगा कि अच्छा इतना तो एक्सपेंसिव नहीं है, इतना तो निकाल लेंगे। बट लूप होल्स नहीं पता लोगों को उसके बीच के, कि अगर तुम अप्लाई करते हो तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम इंडिया से पढ़कर आ रहे हो, तुम कहीं से ही पढ़कर आ रहे हो, तुम यहाँ पर आके कैनेडियन डेंटिस्ट्री कैसे चलती है उसको भी तो सीखोगे। यहाँ के मॉरल्स और एथिक्स बहुत अलग है, ठीक है। तुम्हें 2-2 मिनट में बंदा सू करने को घूमेगा कि भाई तो हर बंदा सू कर रहा है। एग्जैक्टली। इसलिए आई थिंक कि अच्छे से रिसर्च करो, ठीक है। वो प्रोसेस अच्छा है, लोग उसके लिए जाते हैं, बट पासिंग रेट बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा जो एग्ज़ाम है, दूसरा जो प्रोसेस है कि तुम कॉलेज में एडमिशन लो, उसके लिए भी तुम्हें इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा फर्स्ट 2 स्टेप्स के लिए, ऑलराइट, ठीक है। अगर मान लो तुम किसी भी स्टेप में 3 बार से ज़्यादा फेल हो गए, तो तुम्हें डेंटल स्कूल वापस जाना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी और फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लंबा चक्कर है, बहुत लंबा चक्कर। पर अगर ये सारा काम करने के बाद आप डेंटिस्ट बन भी गए, यस, तो बेसिक सैलरी स्टार्ट क्या है उसका? एक डेंटिस्ट आज की डेट में इन कनाडा $150,000 से लेके $200,000 कमाता है। पैसा तो कमा रहा है, मतलब दैट इज़ अ लॉट। सो अच्छा प्रोफेशन है, करना चाहते हो तो करो। मैं तो बोलूँगी करो, कि मे बी यू माइट हैव अ चांस। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में ना कनाडा के लाइसेंस को ना कॉर्पोरेट बना दिया गया है। लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक लेमन लैंग्वेज बोलो तो धंधा बना दिया है। कि आज की डेट में क्योंकि क्लिनिक्स यहाँ पर हैं, बच्चे आगे परस्यू नहीं करते डेंटिस्ट्री, इतना सब कुछ इस्टेब्लिश कर रखा है। अब वो क्या करते हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बेच देते हैं। सो 123 डेंटल इज़ वन ऑफ दोज, ऐसे और भी नाम है, ठीक है। वो ऐसी कंपनीज को खरीद लेते हैं और वो ना डेंटिस्ट को बिठा देते हैं
और बोलते हैं कि तुम्हारा ये टारगेट है, तुम्हारा एनुअल पैकेज इतना है, तुम्हें इतना टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो ना मॉरली एथिकली बहुत गलत करते हैं। टारगेट दे दिया आपको, सेल्स थोड़ी चल रही है यहाँ पे जो आप टारगेट देके बैठे हो। तो तुम सोचो कि उस पार्ट को भी, डेंटिस्ट्री को भी उन्होंने कॉर्पोरेट बना दिया है जिससे वो पैसा बना रहे हैं। हालांकि पैसा बन रहा है, बट मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। एक और अभी रिसेंटली जो ट्रेंड में आ रखी है, न्यूज़ में भी आ रखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाने की सोच रहे हैं। एंड क्या लगता है कि बिल्कुल सही डिसीज़न है कैप लगाना, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है यहाँ पर अभी कि इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए, या क्या सोच है पे? ओके, सो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे सारे भाई बहन जो इंडिया में बैठे हैं सारे कनाडा आए, वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले, वर्थ इट है, डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज कनाडा ने अलाउ कर दिया है आने को सबको, पर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। उस वजह से जो आ रहे हैं बच्चे, हमारे जैसे बच्चे, आपके जैसे बच्चे जो अभी आए हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी स्ट्रगल करें। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग थोड़े टाइम के लिए अगर रोक देंगे तो यहाँ पर सब सेटल हो जाएगा। अगर सब सेटल हो गया यहाँ पे, एंड ये इट विल मेक इजियर लाइफ इजियर फॉर देम ऑल्सो, जो कनाडा से, इंडिया से कनाडा आने की सोच रहे हैं, राइट। तो आई थिंक इट्स गोना बी लाइक दैट। अगर वैसा हो तो डेफिनेटली, वरना मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, आई वुड से कि सब आओ। ये हमारा एक ओपिनियन है कि एक कैप लगाना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि यहाँ का जो गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम बना रखा है वो इतने ज़्यादा लोगों को एकदम से नहीं हैंडल कर पा रहा है। Exactly. उसकी वजह से यहाँ पर अब आप इतने सारे आप देख रहे हो कि यहाँ हाउसेस में क्राइसिस आ रहे हैं, जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर वो कैप लग जाएगा थोड़ा सा, सो गवर्नमेंट के पास इनफ टाइम होगा कि वो सब कुछ चीज़ें हैंडल कर लेंगी, और जब बाद में जब दोबारा से लोग आने स्टार्ट होंगे तो उनके लिए भी एक बेनिफिशियल चीज़ रहेगी, जैसे ही आएंगे तो उनके पास भी काम होगा करने को। एंड नॉट जस्ट दैट, बात ये कि अब यहाँ पर हम लोग हैं, हम लोगों को पता है कि रियलिटी क्या है। अब इंडिया में मैं थी, मुझे जितना मर्जी बोलो कि यहाँ पर स्ट्रगल था, जब तक मैं यहाँ पर आके वो इमोशन से नहीं निकलूंगी, उस फेस से नहीं निकलूंगी, आई विड नॉट बी एबल टू फील कि कनाडा में स्ट्रगल है भी या नहीं है। पहले जानना ज़रूरी है। It was never meant to be easy. Coming abroad and settling down was never supposed to be easy. Yeah. राइट लोग इसको सोचते हैं स्ट्रगल है। इंडिया में अगर तुम्हारे पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से नहीं है तो खुद बन के देखो, वहाँ पर भी स्ट्रगल है, वहाँ भी स्ट्रगल है। हर जगह स्ट्रगल है। मेरा उस चीज़ में ओपिनियन वैसे ही है कि अगर आप इंडिया में भी हो और आपसे सब कुछ हटा दिया जाए ना, आप पढ़ लिए, कोई बात नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आपके पास जॉब है लाइक 100,000 रुपीज़ की या उससे ज़्यादा की आपके पास जॉब है, डेट्स गुड। अब मैं आपसे आपका सारा बैकग्राउंड हटा देता हूँ, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, आपके घर हटा देता हूँ, खाना मम्मी सब कुछ हटा देता हूँ। अब आपको अकेले रहना है और सब कुछ खुद बनाना है। वो ज़िंदगी कनाडा की है, एग्जैक्टली सेम है वो, कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मान लो यहाँ तो पेरेंट्स भी नहीं है, यहाँ तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, यू आर अलोन है, यू हैव टू स्ट्रगल, तो स्ट्रगल बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से। आपने डिसाइड कैसे किया है कि आप सोशल मीडिया पे आओगे, लाइक इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे एंड यूट्यूब पे भी ऑफ कोर्स आपने अभी स्टार्ट करा है, तो क्या थॉट है उसके बारे में कि आपने क्यों स्टार्ट किया? सो मेरा रीज़न क्या था कि मैं बहुत टाइम से एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी, और आई गेस डेंटिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट ईयर से मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे यू शुड गेट इन टू इट, बट उस टाइम ना मेरे पास आई लैक कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। लाइक एक बंदा जब तुम इतना मर्जी परफेक्ट हो ना, तुम्हें एक हमेशा वो रहता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं नहीं करना चाहिए, हेट मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। बट धीरे धीरे करके आई थिंक थ्रू आउट द ईयर्स आई लर्नड अ लॉट, एंड मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे किसके ऊपर कंटेंट पे फोकस करना है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मेरे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर थे। आई टुक लाइक मैंने गिम्बल खरीद लिया था दिसंबर, जून में मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, एंड इट टुक मी स्टिल 3 months टू लाइक मेक वन सिंगल वीडियो, एंड बिलीव मी इट टुक अ लॉट फ्रॉम मी टू स्टार्ट इट। एंड कॉन्फिडेंस, येस, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं आज भी लर्निंग फेज में ही हूँ, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड द रीज़न वाई मैं हेल्थ केयर पर फोकस कर रही हूँ इसलिए बिकॉज जब मैं कनाडा आ रही थी इंडिया से, आई डेंट फाइंड सिंगल वीडियो ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम रिलेटेड टू हेल्थ केयर। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था रिसर्च करना कि मैं सोशल मीडिया से पता करूँ कि मेरे कोर्स की क्या बेनिफिट्स हैं। और इसलिए जब मैं आई, जब मैंने खुद देखा और मैंने खुद अपनी रिसर्च करी, मैंने खुद जॉब्स ली, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये सबको पता लगना चाहिए कि जॉब्स हैं,
क्या किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, क्या एम्प्लॉयमेंट है। तो इसलिए मैंने ये अपना पेज स्टार्ट किया है। आई गेस अभी लास्ट 2 वीक्स ही हुए हैं, मुझे 2 हफ्ते ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपको इंस्टाग्राम पे। यस, आपकी अभी रिसेंट जो वीडियो है अभी भी 60K से ऊपर व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, और आई थिंक वो लास्ट वीक ही अपलोड करी थी आपने। तो एक वीक में ही 60K व्यूज़ आ चुके हैं, और अभी भी जब भी हम शूट भी कर रहे हैं इतने में ही और बढ़ते जा रहे हैं। और आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट आएगा वी विश लाइक ये 100K क्रॉस कर जाए आपकी रील, और ऐसा ही कंटेंट आप बनाते रहो। और क्या सिर्फ ये नीश कंटेंट ही रहने वाला है हेल्थ केयर, या आप और भी कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे अपने चैनल पे? सो बिकॉज मैं हेल्थ के बैकग्राउंड से आती हूँ, इंडिया से भी और यहाँ से भी, तो मेरा फोर्टे वही है, इस वजह से आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट। बट आई वॉन्ट टू जनरलाइज इन एवरीथिंग इन कनाडा इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई थिंक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता है। सो मैंने अपनी बहुत रिसर्च करी है, जैसे आई गेस वो लाइब्रेरी वाली वीडियो मैंने अभी अपने लास्ट वीक ही डाली थी, उसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन करे थे, तो आई डोंट थिंक सो लोगों को पता है उस बारे में। लाइक तुम जा सकते हो, हेल्प ले सकते हो। सो आई हैव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज मैंने अपनी रिसर्च करी है, मैंने हर जगह ट्राई करा है कि मैं बेस्ट वहाँ से ले सकूँ, नॉलेज ले सकूँ, और नॉलेज लेके मैं लोगों को आगे कन्वे कर सकूँ। सो माई चैनल विल हैव एवरीथिंग इंक्लूडिंग हेल्थ केयर इन इंडिया, चाहे डेंटिस्ट्री हो, चाहे MBBS के बाद आ रहे हो तुम लोग, या कनाडा के बारे में, और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी। एंड ऑफ कोर्स जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो वीडियोस हो यूट्यूब पे, या पूरा का पूरा पॉडकास्ट शूट करना हो 1 घंटे का, सो इसके लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। चाहे आप एक ही कमरे के अंदर बैठ के किसी और के सामने नहीं शूट कर रहे हो, स्टिल यू नीड कॉन्फिडेंस टू सी द कैमरा, सी इनटू द लेंस। एंड वो कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है तो वो कैसे बिल्ड होता है, और आपकी कोई स्टोरी है उससे रिलेटेड? सो येस, मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा अपने बारे में बात करती, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी इन माई चाइल्डहुड, जब मैं स्कूल टाइम पे थी। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, बट देयर वाज समथिंग लैकिंग इन मी। आई वाज लाइक नहीं। जब मैंने अपने डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया, पीपल वर शॉक्ड, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस चाइल्ड नहीं थी। बहुत आई वॉज मोर ऑफ लाइक अ नोटोरियस चाइल्ड, नॉट इवन एवरेज, आई वॉज बैक बेंचर। लाइक आप जाके पूछोगे मेरे स्कूल वालों से, वो कहेंगे कि like how come you, so everybody was asking me, Simran, how I cleared the state exam and I got into dentistry, and हमारे medical college में you have to clear every year to get into next semester. So अगर तुम first year clear नहीं करो, you have to stay 6 more months and clear that exam and then sit in second year. So I cleared every semester like बिना किसी उसके रुकावट के, and then इस वजह से मुझे लगा कि okay, that built confidence in me. और साथ में मैं फ्रेशर्स में जैसे मैं गई तो मैंने अप्लाई करा, एंड देन आई हैड क्वेश्चंस पूछे, आई डिड नॉट डू गुड। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कैंपस प्रिंसेस हमारा कंपटीशन था, मॉडलिंग के लिए था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा। येस, जो रोड टू मिस इंडिया के लिए था, इट वाज बैक इन 2015, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज इन टॉप 5 एंड ऑन द स्टेज I said something I shouldn't have. So मैं बहुत डर गई थी और मेरे को नहीं जवाब दिया। Again from there I started कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा, overcomes, and then मैंने अपने आप पर वर्क करा। बहुत बार मिरर में खड़े होकर अपने आप से बातें भी करी, एंड बट धीरे धीरे करके मैं जैसे आगे बढ़ती गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, अचीवमेंट्स बढ़ती गई, मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्टअप हुआ। और जब मैं कनाडा आई, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, 1 हफ्ता मैं बोली भी नहीं थी। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मुझसे कोई कैसे बात कर रहा है, इंग्लिश क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने फ्रेंड के साथ सर्विस कनाडा गई, वहाँ पे एक लेडी थी, उसने उससे पूछा आर यू हर ट्रांसलेटर, क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। एंड उस दिन मुझे लगा कि मैं तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं तो जवाब दे सकती हूँ। तो मैंने बोला नो ही इज़ नॉट। तो उसने मुझे बोला कि आपको फिर जाना पड़ेगा, एंड देन आई डेल्ट विद everything, and from there was no looking back. उस दिन से लेके मैं आज तक बोल ही रही हूँ, मैं चुप नहीं हुई हूँ for sure. I think मेरी सारी जॉब्स भी मुझे इसीलिए मिली है because I have been very outspoken कि मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत clear headed रही हूँ, मुझे क्या what I'm looking for and what I'm bringing to the table. एंड इस रीजन से अगर तुम अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, अगर तुम अपने आप को बताओगे नहीं तुम्हारे में क्या क्वालिटीज है, हाउ विल द अदर पर्सन नो? इंटरव्यू में जाके यही करना है तुम्हें, हाँ, बोलना ही पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। एंडिंग करते हैं इस पॉडकास्ट की और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है इन टर्म्स ऑफ आपके खुद के करियर में और एज अ सोशल मीडिया? ओके, सो अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल
करियर के बारे में जो मैं हेल्थ केयर में कर रही हूँ सो मैं जब सेकंड सेमेस्टर में थी मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई थी यहाँ पर जो कि होम एंड कम्युनिटी केयर सपोर्ट सर्विसेज में थी और विच इज़ बिग डील। मुझे सबने बोला कि रेफरेंस के बिना नहीं होगा, रेफरेंस के बिना नहीं होगा। मेरी किसी भी जॉब में गाइज मेरी कोई रेफरेंस नहीं थी, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। ऑल ऑफ माई जॉब्स आई गॉट इट बाई माई सेल्फ। मे बी येस समबडी वुड हैव गाइडेड मी कि ये जॉब पोस्टिंग होती है, यहाँ अप्लाई करो, बट आई गॉट इट बाय माई सेल्फ। तो वो जब जॉब ऑफर हुई मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी और मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक था और वो सेंट्रल वेस्ट में थी, ब्रैम्पटन। सो आई लिव इन स्कारब्रो बिकॉज मेरा कॉलेज स्कारब्रो में है। सो आई कुडेंट गो देयर एंड वो मंडे टू फ्राइडे जाना था 3 महीने के लिए ऑफिस में थी और बाकी फिर वर्क फ्रॉम होम थी। एंड आई वॉज लाइक आई वोंट बी एबल टू डू इट, सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गिव अप ऑन दैट. On top of that, I also got another job offer from a medical office for a consultant, which is a big deal, and they were paying me really good. But because I'm already in school, I'm already doing a full-time job. I have told him to like take a pause right now, and maybe I'll contact him in future when I want to actually join him. And he has told me whenever you want to join, you can come back and you can join us because they are interested because of whatever background I have and whatever information I have. So ये साथ में मैंने स्टार्ट किया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है डेफिनेटली. मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं 100% अपना दे रही हूँ हर वीडियो में. मैं आई गेस मुझे रोज़ 100 मैसेज आते हैं एंड आई ट्राई टू रिप्लाई. यू कैन आस्क. कल तक मैंने जितने लोगों ने मुझे मैसेज करा आई हैव रिप्लाइड एवरी वन ऑफ देम. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई think I will keep on working on that, and I will also post more content on my YouTube and Instagram, and I'm also working on my TikTok. So let's see, there will be more information coming in. Alright, so आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है वो सब हम आपके स्क्रीन पे शेयर कर देंगे. अगर आपको खुद बताना है तो आप सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करो और अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब के चैनल का नाम बता दो so that people can connect more with you. So hi guys, if you like my video, if you want to know more about me, please follow Bubblicious Simran. मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक ही नाम है. दिस इज Bubblicious Simran because I think I'm bubbly and Simran is my name. See you next time. So इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम है एज वेल एज यूट्यूब का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सोशल मीडिया जो है यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा. तो आप जाओ अपने क्वेश्चन जो भी आपको इनसे हेल्थ केयर से रिलेटेड या कोई जनरल क्वेश्चन है आप जाओ के डेफिनेटली पूछो और बहुत सारा प्यार दो. नए कंटेंट बना के नया एक कंटेंट लेकर आए हैं ये मार्केट के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर. जो एक ही ट्रेंड चलता आ रहा है उससे हट के कुछ नया है. तो जाओ पक्का देखो, ध्यान से देखो और समझो क्या इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं. और थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट में आने के लिए. थैंक यू सो मच एंड मिलते रहेंगे दोबारा. और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल द अनटोल्ड कैनेडा एज वेल एज द कैनेडियन विंग्स. एंड इसी के साथ में रैप अप करते हैं आज का पॉडकास्ट. सो थैंक यू सो मच.